एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्क्रिप्ट उठाकर किसी ने इंटरनेट पर लीक कर दी है और इसे सुनकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम सच में मूवी देख रहे हो। और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे स्क्रिप्ट पर आ जाते हैं। बस उस पर आने से पहले तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्सक्राइब टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले मैं तुम्हें बताता रहूंगा। ओके, तो सीक्रेट वॉर्स की कहानी शुरू होती है डूम्सडे के 1 साल बाद। बैटल वर्ल्ड बन चुका है और 1 साल बीत चुका है उसे बने हुए। बैटल वर्ल्ड में सारे हीरोज और आम लोग जितने भी रहते हैं, इनमें से किसी को भी याद नहीं है कि इनकी एक पुरानी दुनिया हुआ करती थी, इनका एक यूनिवर्स हुआ करता था, क्योंकि डूम ने इन सभी की मेमोरीज मिटा कर रख दी हैं, सभी की, सिवाय कुछ एक गिने चुने हीरोज के। वो हीरोज हैं डेडपूल, वुल्वरीन, सैडी सिंह की जीन ग्रे, यंग एवेंजर्स, कहने में खराब तो लग रहा है बट शी हल्क, रीड रिचर्ड्स, सेंट्री और स्टीव रॉजर्स। तो ये सारे जो हीरोज हैं जिन्हें सब कुछ याद है, ये करते क्या है कि ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसका की नाम है द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस ग्रुप इतना तो स्ट्रांग नहीं है कि ये डायरेक्ट जाकर डूम पर अटैक कर दे। तो ये लोग करते क्या है, ये एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि अलग अलग हीरोज को बैटल वर्ल्ड में अलग अलग डोमेन्स यानी अलग अलग जगहों पर भेजकर और भी दूसरे हीरोज को चीजें याद दिलाना और उन्हें रिक्रूट करना, ताकि ये ग्रुप इतना पावरफुल हो जाए कि फिर ये डूम पर अटैक कर सके। वहीं बात करें डॉक्टर डूम की, तो उसके पास तो अपनी खुद की आर्मी है। सबसे पहले तो उसके पास अलग अलग थॉर वेरिएंट्स की आर्मी है जिन्हें वो डायरेक्टली कमांड करता है, यानी कि थॉर कॉर्प्स। उसके बाद डूम का सेकंड इन कमांड है डॉक्टर स्ट्रेंज और थर्ड है येलेना। ये सब भी डूम के लिए काम करते हैं। इन सब के अलावा उसका वो कवन ऑफ विचेस भी है जो डूम्सडे में देखने मिलेगा, वो भी सीक्रेट वॉर्स में है उसके पास। साथ ही साथ डूम वॉर्ड्स की आर्मी। डूम ने बैटल वर्ल्ड को बनाया है लोकी की पावर्स चुराकर। सेंट्री और स्टीव रॉजर्स को कैद कर रखा है और स्टीव की मेमोरीज को तो डूम ने जानबूझकर नहीं मिटाया है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नफरत स्टीव रॉजर्स से ही करता है और वो चाहता है कि स्टीव देखे कि कैसे स्टीव को उसने हरा दिया, और ये सब देखकर स्टीव बस तड़पता रहे। इधर रेजिस्टेंस ग्रुप के हीरोज अलग अलग स्कैटर हो जाते हैं। डेडपूल किसी तरह से मेन थॉर की मेमोरीज को रिस्टोर कर देता है। शी हल्क हल्क्स को इकट्ठा करती है और यंग एवेंजर्स म्यूटेंट्स को जोड़ते हैं। टॉम का स्पाइडी न्यूयॉर्क जाता है एंड यस, उसे भी सब याद है। इधर स्टीव को वुल्वरीन और टोबी का स्पाइडी, ये दोनों छुड़ा लेते हैं। नाउ स्टीव उन्हें बताता है कि अगर डूम को रोकना है तो लोकी को ढूंढो, क्योंकि डूम उसी की पावर्स से बैटल वर्ल्ड की रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है और वो पावर्स लोकी को डूम से वापस लेनी होंगी, तभी मल्टीवर्स रीस्टोर हो पाएगा। तो ये सब निकल पड़ते हैं लोकी को ढूंढने के लिए। अब क्योंकि बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम ने मरे हुए हीरोज को जिंदा कर लिया था, क्योंकि अगर सबको मार ही देगा तो फिर रूल किस पे करेगा, इसलिए उसने पहले डूम्सडे में हीरोज को मारा, फिर बैटल वर्ल्ड बनने के बाद उन्हें जिंदा कर दिया। तो जाहिर सी बात है, सारे हीरोज जिंदा हुए थे तो लोकी भी जिंदा ही होगा। एंड यस, वो जिंदा था। लोकी रह रहा होता है एसगार्ड के एक करप्ट वर्जन में। वहां पर वो एक कसीनो का मालिक है। उस कसीनो में मोबियस, सिल्वी और टीवीए के तमाम सारे दूसरे लोग भी काम करते हैं और लोकी वहां का मैनेजर है। स्टीव और बाकी हीरोज जाकर लोकी को ढूंढकर उसे सारी बातें बताते हैं, लेकिन लोकी को कुछ याद ही नहीं है। तो वो पहले तो उन पर भरोसा ही नहीं करता और उन्हें कसीनो से धक्के मारकर वहां से बाहर फिकवा देता है। और इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस अपनी मेन जो सबसे बड़ी उम्मीद थी लोकी, उसे ही खो चुके थे। दैट मीन्स दे वर एट देयर लोएस्ट। और तभी रेजिस्टेंस वहीं उसी कसीनो वाले एरिया में किसी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसान से मिलता है जिसकी उन्हें वहां मिलने की, उन्हें क्या, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एंड दैट पर्सन इज आवर ओजी टोनी स्टार्क। लेकिन टोनी की हालत बहुत खराब थी। टोनी वहां पर एक ब्रोकन मैन की तरह रह रहा था, एक ऐसा आदमी जो शराब पीता है, जुआ खेलता है और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। वो बस बैटल वर्ल्ड में रह रहा है किसी तरह से और जैसे तैसे अपनी बची हुई लाइफ को सिगरेट के धुएं में उड़ा रहा है। अब वो पहले की तरह कोई हीरो नहीं रहा, ना ही उसे पास्ट का कुछ भी याद है। इनफैक्ट वो लोकी के उसी कसीनो में जुआ खेलता है। पहले तो वो भी लोकी की तरह रेजिस्टेंस की बात सुनने से और उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देता है, बट उनके बहुत कोशिशें करने पर धीरे से मान जाता है और टोनी के साथ साथ वो लोग लोकी को भी कन्विंस कर लेते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद शुरू होती है तैयारी फाइनल बैटल की। रेजिस्टेंस का ग्रुप अब बहुत बड़ा हो चुका है और सारे हीरोज अब डूम के कैसल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। एक बहुत स्ट्रैटेजिक प्लान। हमला होता है। डूम की थॉर कॉर्प्स को हैंडल करते हैं हमारा मेन थॉर और हल्क्स, और बाकी के हीरोज विचेस और डूम वॉर्ड्स की आर्मी को देखते हैं। डॉक्टर डूम पर भी एक डायरेक्ट अटैक किया जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे इन्फिनिटी वॉर में थानोस पर मल्टीपल हीरोज ने अटैक किया था, वैसे ही डूम पर रीड, स्यू, स्टीव, टॉम का स्पाइडी, वुल्वरीन, लोकी, आयरन मैन एक्सेट्रा, ये सब के सब मिलकर डूम पर डायरेक्टली अटैक करते हैं। बट डूम इजिली इन सबको डिफीट कर देता है। इजिली डिफीट तो छोड़ो यार, वो उन्हें मार ही डालता है। अपनी हार को बहुत इतना करीब देखकर रीड और स्यू
डूम को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई उसने अपनी फैमिली खो दी और इसी वजह से उसने इतना सब कुछ कर दिया, मल्टीवर्स खत्म कर दिया, बैटल वर्ल्ड बना लिया, लेकिन बैटल वर्ल्ड इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सारी बातें रीड और स्यू डूम को डिटेल में समझाते हैं और ऐसा लगेगा तुम्हें कि हाँ, डूम ऑलमोस्ट कन्विंस होने ही वाला है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे वो वापस से उन पर अटैक कर देता है और इसके बाद वही ब्रूटल बैटल आगे कंटिन्यू करता है। लेकिन समहाउ फिर तीन ओजी हीरोज डूम को इतना होल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं कि लोकी डूम से अपनी पावर्स को वापस ले सके। वो 3 हीरोज थे टोनी स्टार्क, टोबी का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। उसके बाद लोकी डूम से अपनी पावर्स को वापस से अब्सॉर्ब करके रियलिटीज और मल्टीवर्स को पहले की तरह रिस्टोर कर देता है और सारे हीरोज अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में वापस लौट जाते हैं। लोकी थॉर को गुड बाय बोलकर अपने थ्रोन पर वापस चला जाता है और बाकी के हीरोज अपने अपने यूनिवर्सेस में, जैसे अभी एमसीयू चल रहा है वैसा, लेकिन कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ। स्टीव रॉजर्स, पेगी और उनके बेटे को एक ऐसे यूनिवर्स में डाल देते हैं जहां के स्टीव रॉजर्स, पेगी और उनका बेटा पहले ही खत्म हो चुके थे, तो ये वाले उनकी जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से कोई इनकर्जन नहीं होगा। लेकिन उनके जाते जाते स्टीव टीवीए से एक आखिरी मदद मांगता है। वो मदद ये थी कि मल्टीवर्स में जब 616 यूनिवर्स में एंड गेम के बैटल के बाद जब स्टीव रॉजर्स स्टोन को रखने जाए, तो उसी पॉइंट पर इस स्टीव को, यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद जो स्टीव सर्वाइव किया है, उसको 616 में भेजा जाए ताकि वो अपनी शील्ड सैम विल्सन को पास ऑन करके वापस आ जाए अपने यूनिवर्स में। और शायद यही रीजन है कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि बुढ़ा स्टीव आखिरकार आया कहां से और गया कहां, क्योंकि वो बस एक दूसरे यूनिवर्स से सैम को शील्ड देने आया था। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी इस थ्योरी पर एक वीडियो भी बनाई थी, दैट वाज एन ओरिजिनल थ्योरी। कुछ एक बहुत माइन्यूट से लूप होल्स थे उसमें, जिसे मैंने उसी में या फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी कर दिया था। लेकिन पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि एंड गेम में जब भाई जो मशीन है जिसके थ्रू आदमी पास्ट में जाता है और वापस आता है, एवेंजर्स ने भी जब टाइम ट्रैवल किया था 2012 में न्यूयॉर्क में, और बाकी सारा सब जो मिशन था स्टोन्स कलेक्ट करने वाला, वो कंप्लीट करने के बाद जब वो वापस आए थे प्रेजेंट में, तो वो उसी मशीन के, उसी टाइम मशीन के प्लेटफॉर्म पर वापस आए थे। तो जब स्टोन्स को रखने स्टीव रॉजर्स मशीन से पास्ट में गया है, तो वापस भी तो मशीन पर ही आएगा ना, लेकिन वो नहीं आया, ही जस्ट डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया। एंड गेम देखते टाइम हमें मल्टीवर्स का, अल्टरनेट रियलिटीज, इन सब का कोई आइडिया ही नहीं था, और इसी वजह से जब हमने ओल्ड मैन रॉजर्स को देखा तो हमें ये लगा कि ये वही स्टीव है जो स्टोन्स को रख कर और अपनी कहानी को कंप्लीट करके बूढ़ा होकर वापस आ गया। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार वो टाइम मशीन के प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आया, तो फिर आखिरकार वहाँ पर वो आया कैसे, बूढ़ा कैसे हो गया, और वो उसके बाद उसके पास शील्ड कहाँ से आई, और सैम को शील्ड देने के बाद वो आखिरकार अचानक से गायब कहाँ हो गया। तो उसका रीज़न ये आज वाली जो लीक है ये एकदम परफेक्टली आंसर कर देती है कि ये जो स्टीव था ओल्ड मैन रॉजर्स, ये किसी दूसरे यूनिवर्स से, ये डूम्सडे के इवेंट्स देख चुका है, सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स देख चुका है, और उसके बाद ये किसी और यूनिवर्स में प्लेस कर दिया गया था टीवीए के द्वारा, और वहां से ये सिर्फ सैम विल्सन को शील्ड देने आया, शील्ड दी और चला गया। इसीलिए सैम ने जब स्टीव से पूछा था एंड गेम में कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि मतलब ये सब क्या है, कैसे क्या हुआ, तो स्टीव ने साफ मना कर दिया था, कुछ भी बताने से। ना ही उसने सैम को बताया था और ना ही बकी को, जबकि चलो सैम को नहीं बताया कोई नहीं, बट बकी को तो बताना चाहिए, बट उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अभी ये सब कुछ बताएगा तो हीरोज पैनिक कर जाएंगे कि डूम आ रहा है, आगे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स होंगे। तो हाँ, इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ पैराडॉक्स, और ये पैराडॉक्स है भी कि एंड गेम के डायरेक्टली बाद डूम्सडे शुरू होगी, फिर सीक्रेट वॉर्स, और फिर से मल्टीवर्स रिस्टोर होगा। और ओल्ड मैन रॉजर्स ने यही पॉइंट ऑफ टाइम क्यों चुना सैम विल्सन को शील्ड देने के लिए, जब 616 का स्टीव रॉजर्स टाइम मशीन से स्टोन्स को रखने गया था। यही पॉइंट ऑफ टाइम क्यों चुना उसने, वो इसलिए क्योंकि यहीं से डूम्सडे के इवेंट्स की शुरुआत हुई थी, क्योंकि भाई स्टीव पास्ट में गया, पेगी के साथ उसे नहीं रहना चाहिए था, और जो कि वो रहा, जिसकी वजह से अल्टरनेट रियलिटीज बनी, मल्टीवर्स ब्रेक हुआ, और यहीं से डूम्सडे की शुरुआत हुई। तो इसी वजह से स्टीव ने, ओल्ड मैन रॉजर्स ने ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम चुना एंड गेम का, सैम को शील्ड पास ऑन करने के लिए। यानी शॉर्ट में अगर कहूं तो ओल्ड मैन रॉजर्स, जिसे हमने एंड गेम में देखा था, वो है हमारे ही ओजी कैप्टन का ओल्ड वर्जन, लेकिन अब वो फिलहाल किसी दूसरे यूनिवर्स में रहता है, और वो फ्यूचर से सिर्फ सैम विल्सन को शील्ड देने वहां पर आया था,
देकर चला गया। वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये सारे इवेंट्स देख चुका है, इसीलिए वो बूढ़ा भी है और इसीलिए उसने कुछ भी किसी को नहीं बताया। अब उसकी लाइफ में क्या हुआ जवान से बूढ़ा होने के दौरान तक, यही सब कुछ हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। नाउ सेकंड थिंग ये कि चलो बाकी सारे हीरोज जिंदा हो गए, बैटल वर्ल्ड में आ गए। टोनी स्टार्क तो एंड गेम में मरा था, तो वो आखिरकार बैटल वर्ल्ड में कैसे पहुंचा? तो सबसे पहले तो इस वाली लीक में ये बिल्कुल कंफर्म नहीं बताया गया है कि ये हमारा 616 वाला ही टोनी स्टार्क है या फिर कोई वेरिएंट है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कोई वेरिएंट होगा या फिर ये 616 का ही टोनी स्टार्क होगा। और ये जिंदा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर डूम जब हीरोज को जिंदा कर रहा था बैटल वर्ल्ड में, तो समहाउ उसने टोनी स्टार्क को भी जिंदा कर दिया। यानी ये जो हीरोज डूम्सडे में मारे जाएंगे वो तो जिंदा हुए ही हुए, उसके पहले के इवेंट्स में भी जो हीरोज मारे गए हैं वो भी समहाउ जिंदा हो गया। ब्लैक विडो जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया था सोल स्टोन के लिए, लेकिन टोनी स्टार्क जिंदा हो सकता है क्योंकि वो एक बैटल में मारा गया था। अब वैसे तो ये जो लीक है सुनने में बहुत अच्छी है, काफी सारे डॉट्स को कनेक्ट भी कर रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा लूप होल इसमें ये है कि वो ये कि सीक्रेट वॉर्स के एंड में मार्वल को रिपोर्टेडली सॉफ्ट रिबूट होना है, सॉफ्ट रीसेट होना है, जिसके बाद एक नया अल्टीमेट यूनिवर्स बनेगा। मल्टीवर्स नहीं रहेगा। स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर, म्यूटेंट्स, सारे के सारे जो हीरोज हैं सब इसी एक सिंगल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगे, जिससे आगे इनकी टीम अप मूवीज वगैरह आएंगी। लेकिन इस लीक के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स फिर से रिस्टोर हो जाएगा। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। बाकी तो जितनी लीक थी वो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है, ये सच है या फिर कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।